नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा कुंज में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में रीतिकाल से संबंधित चीज़ों को देखा था, उसके नामकरण, उसका नाम रीतिकाल क्यों पड़ा और रीतिकाल के कवि, प्रमुख कवि, प्रवृत्तियाँ, उनके ग्रंथों के बारे में देखा था। इसलिए इस वीडियो में हम रीतिकाल से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। बहुवैकल्पिक प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपके सामने 65 MCQs लेकर आया हूं और आशा करता हूं मैं कि अगर ये आप सारा कर लेंगे तो रीतिकाल में आपके नंबर पूरे हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इन्होंने कहा था रीतिकाल को श्रृंगार काल। ठीक है, तो कई विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं इसे। ठीक है, उसके बाद है मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? दूसरा प्रश्न, तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी, अलंकृत काल। ठीक है, तीसरा प्रश्न कहता है कि काव्य में जो रीति शब्द है, रीति शब्द से क्या तात्पर्य है? रीति का अर्थ हम क्या समझें? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, काव्य रचना की पद्धति विशेष। ये ऑप्शन सी है। ठीक है, रीति शब्द का अर्थ है काव्य रचना की पद्धति, विशेष पद्धति। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? तो आचार्य शुक्ल जो कहते हैं कि मूलतः रीतिकाल का प्रवर्तक है ऑप्शन बी आपका चिंतामणि त्रिपाठी। इनको उन्होंने प्रवर्तक स्वीकार किया है और इसके पीछे उनका तर्क जो है वो हमने देखा था, क्योंकि रीतिकाल में आगे जाकर जो रचनाएं हुई जिस तरह की, उसकी परिपाटी चिंतामणि त्रिपाठी से मिलती है, न कि केशवदास से। ठीक है, अगला प्रश्न, रीतिकाल में आचार्य कवि किसे कहा गया है? किन कवियों को आचार्य कवि कहा गया है? रीति सिद्ध कवियों को, ऑप्शन बी रीतिबद्ध कवि, ऑप्शन सी रीति मुक्त कवि, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, रीतिबद्ध कवि। रीतिबद्ध कवियों को कहा गया है आचार्य कवि। इस कोटि में आ जाते हैं आपके केशवदास, भूषण वगैरह हो गए। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन रीतिबद्ध कवि नहीं है? कौन है जो रीतिबद्ध कवि नहीं है? तो इसका ऑप्शन आप देखें होगा ऑप्शन डी, घनानंद। घनानंद रीतिबद्ध कवि नहीं है, वो रीति मुक्त कवि हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हिंदी रीति काव्य परंपरा का प्रवर्तक किसे माना गया है? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। तो प्रवर्तक किसे माना गया है, मानते हैं लोग? तो वो है ऑप्शन आपका बी, केशवदास। केशवदास को माना जाता है रीति ग्रंथों की परंपरा चलाने वाला प्रवर्तक। अगला प्रश्न, बिहारी के दोहों को रस की पिचकारियाँ किसने कहा है? कि बिहारी के जो दोहे हैं वो एक एक दोहा जो है एक एक रस की छोटी छोटी पिचकारियाँ हैं। तो ये कहा है आपके ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य शुक्ल जी ने कहा है बिहारी के दोहों के संदर्भ में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन रीति मुक्त कवि हैं? रीति मुक्त कवि, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, यानी ए घनानंद और बी आलम। तो घनानंद, बोधा, आलम, द्विजदेव, ये सब क्या हैं? ये हैं आपके रीति मुक्त कवि। ठीक है, 10वां प्रश्न, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? केशवदास की कविताएं जो थी उसको देख करके ये कहा है आपके ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इन्होंने केशवदास की कविता को कहा है, उनके कवि व्यक्तित्व को कठिन काव्य का प्रेत, भूत। ठीक है, आइए अब अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। रसलीन का उपनाम क्या है? यानी रसलीन जिनको हम जानते हैं, ये रसलीन का उपनाम, तो रसलीन का उपनाम होगा ऑप्शन ए, सैयद गुलाम नबी। ये रसलीन का उपनाम है। ठीक है, अगला प्रश्न कि भूषण ने अपनी रचनाओं में किस राजा की प्रशस्ति की है? तो कभी भूषण ने ऑप्शन ए छत्रपति शिवाजी, ऑप्शन बी महाराजा छत्रसाल, या उपर्युक्त दोनों।
तो ये होगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, यानी शिवाजी महाराज और महाराज छत्रसाल दोनों की प्रशस्ति की है इन्होंने, भूषण ने। अगला प्रश्न, लक्षण ग्रंथों की परंपरा के अंतिम प्रसिद्ध कवि, अंतिम प्रसिद्ध कवि या महत्वपूर्ण कवि या बड़े कवि किनको कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी पद्माकर। पद्माकर जो थे अंतिम बड़े कवि, महत्वपूर्ण कवि थे रीति ग्रंथों के, लक्षण ग्रंथों की परंपरा में। अगला प्रश्न, जहांगीर जस चंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार, तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी केशवदास। केशवदास जी ने इस ग्रंथ को लिखा था। अगला प्रश्न, बिहारी रीति काव्य की किस कोटि के कवि हैं? तो रीति काव्य का वर्गीकरण करते समय हम लोगों ने पढ़ा था बिहारी जो हैं वो रीति सिद्ध, ऑप्शन ए रीति सिद्ध कोटि के कवि हैं। ठीक है, यानी इन्होंने सीधा कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन जब वो दोहे की रचना कर रहे थे सतसई की, तो लक्षणों को उन्होंने ध्यान में अवश्य रखा। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला स्लाइड है कि भूषण किस कवि के भाई थे? कौन से कवि थे जिनके भाई थे भूषण? ऑप्शन ए चिंतामणि त्रिपाठी, ऑप्शन बी मतीराम, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, चिंतामणि मतीराम भूषण, और एक भाई थे उनके। ठीक है, लेकिन ये जो है तीन नाम, तीनों भाइयों के नाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, ये बहुत बड़े कवि रहे हैं। अगला प्रश्न, कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? भूषण उनका वास्तविक नाम नहीं था, भूषण उनको उपाधि दी गई और बाद में यही नाम चल पड़ा। तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए चित्रकूट नरेश रुद्रदेव ने, इन्होंने भूषण उपाधि दी थी इन्हें। अगला प्रश्न, किस कवि ने श्रृंगार रस की पृष्ठभूमि में, बैकग्राउंड में फाग यानी होली का सर्वाधिक वर्णन किया है? सबसे ज़्यादा होली के बारे में इन्होंने लिखा है, कौन से कवि हैं वे? इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी पद्माकर। पद्माकर का जो है ये सबसे फेवरेट जो है त्यौहार था, इसलिए बहुत लिखा है इन्होंने। होली बहुत पसंद थी इनको, और होली आ भी रही है। आप सभी को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। अगले 2 दिन में होली हम मनाने जा रहे हैं, लेकिन चूँकि कोरोना फैला हुआ है और फिर से जो है वो उभर रहा है, इसलिए आप लोग सावधानी से होली खेलें, थोड़ा डिस्टेंस बनाकर ही। डायरेक्ट जो है रंग जितना हो सके संभव न लगाएं सब जगह। सब लोगों को जो है, घर के लोग हों तो चलेगा, बाहर के लोगों को जो है वो दूर से ही जो रंग जो पिचकारी वाली होती है उस तरह के खेलें। चलिए आगे चलते हैं। किस कवि के दोहों में अर्थ गांभीर्य, अर्थ की गंभीरता को गागर में सागर की उपमा दी गई है? गागर यानी घड़ा, घड़े में सागर को भर देने की बात कही गई है किन के दोहों के संदर्भ में? तो निस्संदेह ये है ऑप्शन सी बिहारी, बिहारी के दोहे। एक दोहे में बहुत सारे अर्थ वो भर कर लाते हैं। इनके दोहों के संदर्भ में जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा कहा गया है बिहारी के बारे में, दोहों के बारे में। सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। ठीक है, अगला प्रश्न है, रीतिकाल के किस कवि को राष्ट्र कवि कहा जाता है? नो डाउट ओनली वन, भूषण, ऑप्शन बी। भूषण जो हैं उनको राष्ट्र कवि कहा जाता है। रीतिकाल में एकमात्र कवि ऐसे हैं जिन्होंने जो वीरता के पद लिखे हैं वो दिखावटीपन नहीं लगता है उसमें सच्ची जो है भावना है देश के प्रति। ठीक है, अगला स्लाइड हम देखते हैं। किसे कविराज शिरोमणि कहा गया है? किनको कहा गया है कविराज शिरोमणि? इसका उत्तर है ऑप्शन डी पद्माकर। पद्माकर को ये उपाधि दी गई थी कविराज शिरोमणि, यानी कवियों के राजा के शीश पर रखी हुई मणि के समान। अगला प्रश्न, घनानंद के प्रेम व्यंजना की विशेषता है? उन्होंने प्रेम की जो व्यंजना की है अपनी कविताओं में, उसमें विशेषता है, क्या विशेषता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए एक पक्षीय प्रेम, वन साइडेड लव। यानी घनानंद आप जानते ही हैं, सुजान नामक जो वेश्या थी मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में,
उनसे उनको प्रेम था, लेकिन सुजान को प्रेम नहीं था। तो ये जो है वन साइडेड लव की व्यंजना की है उन्होंने। अगला प्रश्न, बिहारी किस राजा के आश्रित कवि थे? तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, जयसिंह। राजा जयसिंह के आश्रित कवि थे, दरबारी कवि। अगला प्रश्न, रीतिकाल के किस कवि को भाषा प्रवीण कहा गया है? रीतिकाल के किस कवि को भाषा प्रवीण, भाषा में प्रवीण, बहुत ज़बरदस्त ब्रज भाषा को एक नई ऊंचाई दी थी उन्होंने? तो ये है ऑप्शन सी, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन सी, हाँ पद्माकर। ठीक है, ठीक। नहीं, ये गलत हो गया, माफ़ कीजिएगा, ये ऑप्शन सी नहीं होगा, ये होगा आपका ऑप्शन बी, घनानंद। हाँ, घनानंद को कहा गया है भाषा प्रवीण, पद्माकर को तो कविराज शिरोमणि कहा गया है। ठीक है, तो घनानंद हैं भाषा प्रवीण। अगला प्रश्न, ऋतु वर्णन के लिए कौन सा कवि सर्वाधिक प्रसिद्ध है? रीतिकाल में ऋतु वर्णन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि, यानी इनसे अच्छा ऋतुओं का वर्णन करने वाला और कोई नहीं हुआ। इनके ऋतु वर्णन में जान डाल दी है इन्होंने, इतना सजीव वर्णन इन्होंने किया है, इतना सुंदर मनोरम वर्णन किया है इन्होंने कि और कोई इनके आसपास भी नहीं भटकता है ऋतु वर्णन में। तो ये है ऑप्शन बी, सेनापति। कवि सेनापति ने वर्णन किया है ऋतुओं का, असाधारण वर्णन। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। रीति मुक्त काव्य धारा का अंतिम कवि कौन है? तो इससे मिलता जुलता प्रश्न हमने देखा था, उसी अंदाज में वास्तव में जो है ये रीति मुक्त धारा का है। इसके पहले हमने देखा था समग्र रीति काव्य का लक्षण ग्रंथ परंपरा का। तो ये है रीति मुक्त काव्य धारा जो है। तो इसमें ये सभी जो हैं रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, ये चारों। लेकिन अंतिम कवि, रीति मुक्त काव्य धारा के अंतिम कवि कौन हैं? तो ये हैं ऑप्शन सी, द्विजदेव। ठीक है। अगला, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले का संबंध किस कवि से है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, घनानंद। घनानंद इनके दरबार में थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विजदेव की है? द्विजदेव की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए, श्रृंगार तिलक, ऑप्शन बी, श्रृंगार बत्तीसी, ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, यानी श्रृंगार तिलक और श्रृंगार बत्तीसी ये द्विजदेव की रचना है। द्विजदेव जो कि रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतिम कवि हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? कौन सी रचना है जो घनानंद की नहीं है? तो ये होगा आपका ऑप्शन डी, इश्कनामा। सुजान हित, वियोग बेली, इश्कलता, ये तीनों घनानंद की रचनाएं हैं, इश्कनामा नहीं है। ठीक है, इश्क से कई लोगों ने लिखा है, तो ये ध्यान में रखिएगा, इश्कलता जो है वो घनानंद की है। ओके। अगला प्रश्न, कल्पना की समाहार शक्ति, कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समास शक्ति के लिए कौन कवि प्रसिद्ध है? तो भाषा की समास शक्ति के लिए कौन सा कवि प्रसिद्ध है? तो ये जो चीज़ है, ये विशेषता, कल्पना की समाहार शक्ति, यानी कल्पना को जो है बहुत ही एकदम बहुत ही कम शब्दों में एक्सप्रेस करने वाले, भाषा की सामासिक शब्द भी जो है संक्षेपण, बहुत संक्षेप में बातें कह देने वाली जो विशेषता है वो हमें दिखाई देती है सबसे अधिक बिहारी में, ऑप्शन ए। ठीक है। अब आइए अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। कौन सी रचना शिवाजी महाराज की प्रशस्ति से संबंधित है? तो यहाँ शिवाजी महाराज की प्रशस्ति से संबंधित रचना है ऑप्शन ए, शिवा बावनी। शिवराज भूषण जो है वो शिवाजी से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए, शिवा बावनी। दोनों शिव शिव दिए हुए हैं, इस कारण से कंफ्यूज नहीं होना है। और चूंकि तीसरा ऑप्शन जो है उपयुक्त दोनों, तो इस तरह के प्रश्न में जो उपयुक्त दोनों के साथ जो है ये रहता है कि दोनों होंगे जनरली, लेकिन ऐसा नहीं है। कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो शिवा बावनी जो है महाराज शिवाजी की प्रशस्ति से संबंधित रचना है। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई पर किस रचना का प्रभाव है? बिहारी ने जो सतसई रचना की वो किस रचना के प्रभाव में की, किस रचना का अनुसरण किया उन्होंने? तो ये आपका होगा ऑप्शन
डी उपर्युक्त सभी, यानी गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती, अमरूक शतक। जब मैंने पिछले वीडियो में इसको बताया था बिहारी के बारे में तो इसकी चर्चा भी की थी। तो ये तीनों जो ग्रंथ हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों ग्रंथों की परंपरा में आती है बिहारी सतसई। अगला, अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं कौन? इस ग्रंथ की जो है रचना किसने की है? तो इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन, ये तो ऑप्शन थोड़ा, हाँ ये ठीक है, ऑप्शन सी होगा, नूर मोहम्मद। यस, नूर मोहम्मद जी एक और हैं आधुनिक काल में, अभी भी हैं वर्तमान में, वो गज़ल लिखते हैं। नूर मोहम्मद, नूर उनका नाम है, नूर मोहम्मद नूर, अंत में उपनाम लगाते हैं, निकनेम नूर, वो नहीं, ये नूर मोहम्मद रीतिकाल के हैं, तो जिन्होंने अनुराग बांसुरी की रचना की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रीतिकालीन प्रेमाख्यानक काव्य है? प्रेमाख्यानक काव्य सूफी काव्य में आता है, सूफियों के अंतर्गत आता है। भक्ति काल में, भक्ति काल में सूफियों ने प्रेमाख्यानक काव्य लिखे, यानी प्रेम काव्यों के माध्यम से जो है उन्होंने अपने धर्म, अपने संप्रदाय के मान्यताओं को उन्होंने रखा है। लेकिन रीतिकाल में जो प्रेमाख्यानक काव्य हैं उसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है रचना? तो ए हंस जवाहर, बी इंद्रावती, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ये होगा। यानी हंस जवाहर और इंद्रावती ये दोनों जो हैं रीतिकालीन प्रेमाख्यानक काव्य के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना वीर काव्य के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी रचना जो है वो वीर काव्य के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, शिवराज भूषण। ये वीर काव्य के अंतर्गत नहीं आती है। क्यों? क्योंकि अभी हम जानेंगे कि ये रचना क्यों नहीं आती है, आगे थोड़ी देर बाद प्रश्न है उससे संबंधित, आपका देखिएगा। तो अगला स्लाइड, घनानंद की प्रेमाभिव्यक्ति में कौन सी विशेषता नहीं है? घनानंद ने जो प्रेम की अभिव्यक्ति की उसमें कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, एक पक्षीय प्रेम की अभिव्यक्ति है, वन साइडेड लव था उनका। विरह की आकुलता है, उनमें दिखती है विरह की बेचैनी, तड़प। ऑप्शन सी, प्रेम की उदात्त व्यंजना, बिल्कुल है, इतना उदात्त, इतना ऊंचा उठा हुआ हाई लेवल का प्रेम उन्होंने वर्णन किया है उसका। और ऑप्शन डी, प्रेम के स्थूल रूप का चित्रण। तो ये होगा आपका उत्तर ऑप्शन डी, प्रेम के स्थूल रूप का चित्रण। अब इसका अर्थ क्या है? प्रेम का दो रूप होता है, एक स्थूल, दूसरा सूक्ष्म। सूक्ष्म रूप जो है वो आता है सेकंड लेवल पर। पहला लेवल जो होता है वो है स्थूल, जो शरीर के लेवल पर होता है, शरीर से प्रेम, यानी जो है संभोग वगैरह जो है सेक्सुअल एक्टिविटी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, शरीर को केंद्र करके। और जब शरीर के पार चला जाता है वो सूक्ष्म प्रेम कहलाता है। तो घनानंद की कविताओं में ये चीज़ नहीं है, प्रेम के स्थूल रूप का चित्रण घनानंद ने नहीं किया है, प्रेम को शरीर से नहीं अशरीरी रूप में उन्होंने दिखाया है। ठीक है, अगला, शिवराज भूषण का काव्य विषय है। अभी हमने देखा था शिवराज भूषण क्या है, वीर काव्य नहीं है, तो इसका काव्य विषय क्या है? एक नंबर राज प्रशस्ति है, तो वीर काव्य नहीं है तो राज प्रशस्ति कैसे हो सकता है? राजा की प्रशस्ति में तो वीरता आएगी। दूसरा, नीति और भक्ति, तो नीति और भक्ति है क्या इसमें? नीति और भक्ति से संबंधित नहीं, इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, अलंकार विवेचन। इस ग्रंथ में अलंकारों का विवेचन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, भूषण को भारतीय जनजीवन का प्रथम राष्ट्र कवि किसने कहा है? ये जो इन्वर्टेड कोमा में है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लाइन, भारतीय जनजीवन का प्रथम राष्ट्र कवि ये कहा है, तो किसने कहा है? ये कहने वाले हैं ऑप्शन ए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है भूषण को भारतीय जनजीवन का प्रथम राष्ट्र कवि। अगला, इश्क चमन के रचनाकार कौन है? फिर आ गया इश्क, तो इश्क के चमन इनके रचनाकार कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, नागरीदास। ठीक है, अगला प्रश्न है, रसनिधि किसका उपनाम है? ये किसका निकनेम है? कौन से हैं वो कवि जिनका उपनाम है रसनिधि? तो ये हैं ऑप्शन सी, लाल कवि। लाल कवि
को रसनिधि की उपाधि भी मिली थी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं अगले स्लाइड में। हम्मीरहट के रचनाकार हैं, किसने हम्मीरहट ग्रंथ की रचना की? तो ये है ऑप्शन बी, ग्वाल कवि ने। ग्वाल कवि ने हम्मीरहट रचना की। अगला है रसिक प्रिया के लेखक। रसिक प्रिया, इसके लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन डी, केशवदास। केशवदास हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, इनके लेखक। अगला प्रश्न, रसराज के कवि हैं कौन? रसराज जो ग्रंथ है उसके कवि कौन हैं? तो ये है आपका ऑप्शन ए, मतीराम। इनका ग्रंथ है रसराज। अगला, छंदमाला के रचनाकार हैं। छंदमाला की रचना किसने की है? तो छंदमाला है ये ऑप्शन सी, केशवदास। केशवदास, केशवदास लिखा है, ल नहीं व पढ़िएगा इसको, टाइपिंग मिस्टेक। तो केशवदास की रचना है छंदमाला। छंदों के बारे में इन्होंने कहा है। ठीक है, अगला, ललित ललाम के लेखक कौन हैं? ललित ललाम जो ग्रंथ है बहुत फेमस ग्रंथ है, इसके रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन बी, मतीराम। मतीराम जो हैं ललित ललाम के लेखक हैं। अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। शिवराम भूषण। शिवराम भूषण जो ग्रंथ है इसके रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं ऑप्शन ए, भूषण। ठीक है, अगला, शब्द रसायन के रचनाकार कौन है? ये जो ग्रंथ है शब्द रसायन, इसके रचनाकार हैं आपके ऑप्शन डी, देव। तो ऑप्शन डी, देव हैं शब्द रसायन ग्रंथ के रचनाकार। कवि प्रिया किसकी रचना है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कवि प्रिया, ऑप्शन बी, केशवदास की रचना है। ठीक है, कवि प्रिया, रसिक प्रिया। इसके बाद इश्क लता के कवि कौन हैं? इश्क लता, तो इसके कवि हैं ऑप्शन ए, घनानंद। इश्क लता। ठीक है, उसके बाद अलंकार पंचाशिका के लेखक हैं कौन? अलंकार पंचाशिका के लेखक होंगे ऑप्शन बी, मतीराम। ठीक है, चलिए अब अगले स्लाइड की ओर। छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक के कवि कौन हैं? किसने लिखा है ये? तो ये छत्रसाल, राजा छत्रसाल एक पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले, कौन थे? ऑप्शन सी, भूषण, जिन्होंने शिवाजी और राजा छत्रसाल के जो है प्रशस्ति लिखी थी। अगला प्रश्न, विज्ञान गीता के रचनाकार कौन हैं? तो विज्ञान गीता के रचयिता हैं ऑप्शन डी, केशवदास। केशवदास ने इस ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न, भाव विलास के लेखक, भाव विलास, भावनी विलास, इन ग्रंथों के लेखक कौन हैं? ऑप्शन बी, देव। देव हैं भाव विलास के लेखक। अगला प्रश्न, सुजान चरित के रचयिता हैं। सुजान चरित ग्रंथ किसने लिखा है? तो सुजान नाम सुन करके आप ये न समझें कि ये भाई घनानंद होंगे, घनानंद नहीं हैं, ये हैं ऑप्शन ए, सूदन। सूदन ने सुजान चरित ग्रंथ की रचना की। अगला प्रश्न, पद्माभरण के कवि हैं। पद्माभरण, इसमें कवि ने अपना नाम ही दिया है, अपने नाम से ही ग्रंथ लिखा है, तो नाम सुनकर ही पता चल जा रहा है ऑप्शन सी, पद्माकर। ये पद्माकर की रचना है पद्माभरण। चलिए अब अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। रस रहस्य के रचनाकार। रस रहस्य के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं आपके ऑप्शन डी, कुलपति मिश्र। दोस्तों, इस वीडियो में अधिकांशतः आपको रचना और रचनाकार के नाम याद रखने हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही सारे रचनाकार हुए हैं और उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। ज़्यादातर यही पूछा जाता है और उससे जो थोड़ी बहुत उनके बारे में जो है कुछ प्रमुख कवियों के बारे में जो बातें हैं दो चार, जैसे कि केशवदास हो गए, फिर आपके चिंतामणि त्रिपाठी हो गए, बिहारी हो गए, घनानंद हो गए, ठीक है, भूषण हो गए, तो इनके बारे में कुछ कुछ जो बातें होती हैं वो हमने चर्चा कर ली और बाकी सारी जो चीज़ें हैं ये रचनाएं ही हैं, रचनाओं के नाम याद रखने हैं। अगला प्रश्न, गंगा लहरी के कवि कौन है? गंगा लहरी,
तो ये कवि हैं आपके ऑप्शन ए मतीराम। मतीराम ने इस ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न, भाषा भूषण के लेखक हैं। भाषा भूषण, इसके लेखक कौन हैं? भूषण नाम देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। भाषा भूषण के लेखक हैं ऑप्शन सी जसवंत सिंह। जसवंत सिंह ने रचना की है इस ग्रंथ की भाषा भूषण। ठीक है, अगला प्रश्न, वियोग बेली के रचनाकार हैं कौन? तो वियोग बेली ये आपके हो गए ऑप्शन डी घनानंद जी। घनानंद की ये रचना है वियोग बेली। ठीक है, अगला प्रश्न, अंग दर्पण। अंग दर्पण के कवि, अंग दर्पण किसकी रचना है? तो ये अंग दर्पण है रसलीन की रचना। रसलीन की एक जो पंक्ति है दोहा, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। उस माने प्रायः जो है लोग हिंदी साहित्य के विद्यार्थी जो हैं वो उनको पता है ये दोहे, बहुत ही ज़बरदस्त है उनका एक दोहा कि श्वेत श्याम रत्नार, अमिय हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुकी परत, जही चितवत एक बार। बहुत माने आँखों का वर्णन करते हैं। आँखों में जो सफ़ेद भाग होता है, फिर से उसमें लाल लाल जो है रेखाएं जो खिंच जाती हैं पुतलियाँ, उसका वर्णन कर रहे हैं, एकदम बहुत खूबसूरत। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला स्लाइड और अंतिम स्लाइड है हमारा आज का, हिम्मत बहादुर विरुदावली के कवि कौन हैं? किसने लिखी है ये रचना? तो इसके हैं ऑप्शन बी आपके पद्माकर, हिम्मत बहादुर विरुदावली। अगला है, इश्क नामा के रचयिता कौन है? तो इश्क लता तो घनानंद साहब की थी। अब इश्क नामा किनकी रचना है? तो ये है मिस्टर बोधा, ऑप्शन सी बोधा की रचना है। बोधा भी जो है उनके बारे में भी हमने चर्चा की, बहुत ही ज़बरदस्त। इनका भी जो है अपने जिस दरबार में थे उस दरबार की एक वेश्या से प्रेम हो गया था। ठीक है, 6 महीने के लिए जो है उनको देश निकाला दे दिया गया, और जब वो वापस आए और उन्होंने जब वो उनके वियोग में जो रचना लिखी उसने, और जब वो सुनाया राजा को, तो राजा इतना खुश हुआ कि उस वेश्या जो है बोधा को दे दिया उन्होंने, और वे साथ में रहने लगे। तो बहुत ज़बरदस्त। अगला है, कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार हैं कौन? कवि कुल कल्पतरु, कवि के कुल का कल्पतरु कौन है इसके रचनाकार? वेरी फेमस, ये हैं आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी। ठीक है, अगला है, माधवानंद काम कंदला के कवि हैं कौन? तो इसके कवि कौन हैं? इसका होगा ऑप्शन डी बोधा। वैसे माधवानल जो है, माधवानल को लेकर के बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत सारे लोगों ने लिखा है। ठीक है, आलम ने भी लिखा है, लेकिन उनका जो है माधवानल भाषा शीर्षक से है। इसी तरह से और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने माधवानल पर लिखा है। तो माधवानल काम कंदला बोधा का है इस शीर्षक से रीतिकाल में। अगला और अंतिम प्रश्न है आज का, रसभूषण के रचनाकार हैं कौन? तो रसभूषण रचना है ऑप्शन सी याकूब खां, इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। तो दोस्तों ये हमने 65 प्रश्नों को देखा, और इन 65 प्रश्नों को करने के बाद आपका जो है रीतिकाल से संबंधित लगभग सारे महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं, और आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।